डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, देश में वायु प्रदूषण की वजह से व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा में कमी आई है। अगर प्रदूषण को लेकर हम सजग नहीं हुए तो जीवन प्रत्याशा में 9 साल तक की कमी हो सकती है। यह चौंकाने वाला खुलासा अमेरिका के एक शोध समूह ने किया है। शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 48 करोड़ से अधिक लोग उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ प्रदूषण का स्तर नियमित रूप से दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से बहुत अधिक है। विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिस इंस्टीट्यूट के अध्ययन से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ हवा में सांस लेता है तो वह कितने समय तक जीवित रह सकता है। रिपोर्ट दावा करती है कि दिल्ली ने साफ हवा में सांस केवल गर्मियों में तब ली थी जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। अब देश के कई शहरों में हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा है। यह खुलासा नया नहीं है। इससे पहले भी कई रिपोर्टों में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश में तेज़ी के साथ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार शहरों का बेतरतीब विकास और वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की भीड़ भी लगातार कार्बन की मात्रा बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि सरकारें और नगरीय विकास विभाग शहर की योजनाओं को बनाते समय प्रदूषण जैसे मुद्दे पर गंभीरता से क्यों नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं शहरी विकास की कार्य योजना में प्रदूषण कम करने के बारे में चर्चा होती है। हम साफ सुथरी हवा को लोगों के मूलभूत अधिकार के तौर पर क्यों नहीं देखते हैं। विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रदूषण, खासकर वायु प्रदूषण को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। नगर नियोजन की योजनाएं बनती हैं और कागजों में दफन हो जाती हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत भी देश के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 102 शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अभियान चल रहा है। कोशिश है कि 2024 तक इसमें 20 से 40% की कमी लाई जाए। यह दावा कागजों में ही बेहतर लगता है, लेकिन जब तक हम शहर की कार्य योजना में इस मुद्दे को शामिल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। हमें इस पर एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। शहर के लोगों के साथ जिम्मेदारों को आगे आने की ज़रूरत है। तभी नियोजित विकास के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। पाई पैराचेंज। अनेक अफगान अमरीकियों की तरह मैंने भी अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों को अफ़गानिस्तान से सुरक्षित निकालने की कोशिश की है। इसमें मुझे सीमित सफलता ही मिली। कई अमरीकी पूछ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान इतनी जल्दी कैसे ढह गया। मैंने एक अशांत राष्ट्र में अमरीकी और अफ़गान स्पेशल ऑपरेशंस बलों के साथ दुभाषीय के रूप में
काम किया है, इसलिए इस सवाल के जवाब का एक भाग बता सकता हूँ। वह है संस्कृति जो बातचीत से गायब है। तालिबान की तुलना अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों से करते समय ज़्यादातर अफगानों ने हमेशा ही तालिबान को दो बुराइयों से कमतर देखा है। गठबंधन ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर झोंके हैं, राजमार्ग बनाए, महिलाओं को मुक्ति दिलाई, साथ ही लाखों लोगों को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया। ये सभी बातें सच हैं। अमेरिकी लोगों के दिल और दिमाग जीतने की कोशिश में सीधे ही सड़कें, स्कूल और गवर्निंग संस्थाएं बनाए गए। उन्होंने यह भी आकलन नहीं किया कि कौन से विचार और मूल्य उन्हें भाते हैं। इस तरह हमने अफगानों को अलग थलग कर दिया। पश्चिमी देशों के सभी प्रतिनिधियों को, चाहे वे सैन्य हो अथवा असैन्य, उन्हें तारबंदी के भीतर रहना जरूरी किया गया था। इसका अर्थ है कि वे हर समय काबुल के गढ़वाले ग्रीन जोन और देश भर में अच्छी तरह से संरक्षित सैन्य ठिकानों तक ही सीमित थे। काबुल में अपने परिवार से हर बार मिलने जाना उल्लंघन था। इसके लिए मुझे अनुशासनबद्ध किया जा सकता था, लेकिन मैंने भी नियम तोड़े। अगर मेरे साथियों को वहाँ के अनुभवों का आनंद लेने की अनुमति दी गई होती तो वह एक बेहतर अनुभव होता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि ज़्यादातर अफगानियों का पश्चिम से संपर्क भारी भरकम हथियारों और बख्तरबंद लड़ाकू सैनिकों के जरिए हुआ। ऐसे में अमरीकियों ने अफगान ग्रामीण इलाकों को केवल युद्ध का रंगमंच ही समझा, न कि एक ऐसी जगह के रूप में जहां लोग रहते थे। अमरीकी सेना ने मिट्टी के घरों को और अफगानियों की आजीविका को नष्ट कर दिया। हर कोई तालिबान को हंसते हुए सुन सकता था, क्योंकि गोलियों की बौछार में पश्चिम के लिए सहानुभूति लुप्त हो गई थी। हाँ, कभी कभी हमने अच्छी चीज़ें भी की, क्लिनिक, स्कूल और कुएं बनवाए। तालिबान इन सुविधाओं को नष्ट ही नहीं करेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय को ज़्यादा शक की निगाह से देखेगा कि उसने अमेरिका से उपहार हासिल किए हैं। अग्रिम पंक्ति के बलों को सांस्कृतिक समझ के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए, मेरे साथी नौसैनिक मुझे अफगान सहयोगियों के साथ कुरान की पसंदीदा आयतों का आदान प्रदान करते देख हैरान रह जाते थे। ग्रामीणों से बात करते समय नौसैनिक अपने धूप के चश्मे नहीं हटाते थे। यह एक ऐसे देश में अविश्वास का स्पष्ट संकेत था जो आँखों के संपर्क को महत्व देता है। कुछ मामलों में तो वे ग्रामीण महिलाओं को सीधे संबोधित करते थे। यह उनके सबसे सख्त सांस्कृतिक मानदंडों का उल्लंघन था। स्थानीय समर्थन हासिल करने के मामले में यह गलती बहुत महंगी पड़ी। हम यह समझने में विफल रहे कि अफगानों के लिए इसका मतलब क्या है। यह सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है, सांस्कृतिक नासमझी की जब बात आती है, अमेरिका यह अपराध बार बार करता रहा है।
इराकी संस्कृति को समझने में विफल रहे और इसके पहले वियतनाम की संस्कृति को समझने में विफल रहे। मंगलवार को काबुल से सेना के विमान में सवार होने वाले अंतिम अमेरिकी सैनिक 82वें एयरबोर्न डिवीज़न के कमांडर मेजर जनरल क्रिस्टोफर थे स्टॉक